ये है XYZ इंडस्ट्री। इसके कुछ वर्कमैन्स ने मिलकर बनाई एक ट्रेड यूनियन, लेकिन अभी ये ट्रेड यूनियन अनरजिस्टर्ड है। बट अगर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ही कुछ मेंबर्स ने विड्रॉ कर दिया तो, या फिर रजिस्ट्रेशन तो हो गई बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर कुछ मेंबर्स ने विड्रॉ कर दिया या किसी मेंबर की डेथ हो गई, तब क्या होगा? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इंट्रो से हम ये तो समझ गए कि आज हम रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात करेंगे। जी हाँ, एज यू ऑल नो कि हमने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन आता है अंडर सेक्शन 3 to 14 में। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 3 की, डेट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। ट्रेड यूनियन बना ली, अभी अनरजिस्टर्ड है, उसको रजिस्टर्ड करवाना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करेगा कौन? रजिस्ट्रार। लेकिन अब इस रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है ऑलरेडी आप लोग प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हो। तो फ्रेंड्स, अब सपोज करो ये अलग अलग स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है एंड सो ऑन। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ईच स्टेट के लिए, हर एक स्टेट के लिए क्या है? रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी। अब सपोज करो हम बात करते हैं पंजाब की। ये है पंजाब का रजिस्ट्रार, ये वो पर्सन है जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है। अब इसका क्या, इसकी ड्यूटीज रहेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, इसने क्या काम करना है, कैसे करना है, इसको कौन बताएगा? ऑब्वियस है जिसने इसको अपॉइंट करा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बताएगी। लेकिन ये कह रहा है इतना काम मैं अकेला नहीं कर सकता, मेरे को तो सपोर्ट में साथ में कोई चाहिए। तो यहाँ पर अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट कर सकती हैं इसकी सपोर्ट के लिए, इसकी असिस्टेंस के लिए। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 4, डेट इज मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स, सपोज करो ये एक इंडस्ट्री है, ये XYZ इंडस्ट्री है, राइट। इसमें 1500 वर्कर्स क्या है, काम करते हैं। इन्होंने मिलकर, इनमें से कुछ मेंबर्स ने मिलकर, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, इन्होंने अपनी एक ट्रेड यूनियन बनाई है। एक इंडस्ट्री है, उसमें 1500 वर्कर्स काम करते हैं, उनमें से कुछ मेंबर्स ने अपनी ट्रेड यूनियन बनाई है। नो डाउट अभी ये ट्रेड यूनियन अनरजिस्टर्ड है, ये इसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। लेकिन ये एक्ट क्या कहता है, इस एक्ट ने क्या कंडीशन रखी है कि ये 1500 वर्कर्स है ना, 1500 का कहते हैं 10% कर दिया जाए। कितना आया? 150 और 100। अब 150 और 100 में से जो कम है, विच एवर इज लेस, कम क्या है? 100 है। तो मतलब 1500 में से एटलीस्ट 100 बंदा क्या है, इस ट्रेड यूनियन का मेंबर होना चाहिए, तभी क्या है आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब सपोज करो यहाँ पर 1500 की जगह अगर 800 मेंबर होता, मतलब 800 वर्कर्स होते, अगर मैं उसका 10% करती तो कितना आता? 80 और 100 विच एवर इज लेस। यहाँ पर लेस क्या है? 80। तो मतलब कम से कम 80 बंदा इस ट्रेड यूनियन का मेंबर होना चाहिए था। समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। अब ये देखो, ये तो है नहीं, अब इस एग्जांपल को छोड़ो, 1500 को देखो। अब ये तो है नहीं कि 100 के 100 मेंबर से क्या है, इस रजिस्ट्रार के पास चले जाएंगे अप्लाई करने के लिए। भाई बारात थोड़ी ना जानी है। तो इसीलिए कहते हैं कि मिनिमम 7, मिनिमम कितने कहते हैं? 7 एप्लीकेंट्स होने चाहिए जो अप्लाई करेंगे, जो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है भाई, वो कहते हैं अगर सो के सोने जाना है तो जाओ, नाराज मत होना। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 एप्लीकेंट्स होने ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये क्या करेंगे एप्लीकेंट्स?
इस रजिस्ट्रार को, जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था, उसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। क्लियर? ये क्या करेंगे, अपना नेम सब्सक्राइब कराएंगे, इस ट्रेड यूनियन की जो रूल कॉपी होती है उस पर सिग्नेचर करेंगे। चलो जी, इन्होंने अप्लाई कर दिया। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या समझा है कि एटलीस्ट 7 मेंबर्स, 7 एप्लीकेंट्स तो मिनिमम होने ही चाहिए जो अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो अब सपोज करो इन्होंने जब एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रेशन को, मतलब अप्लाई कर दिया गया है, लेकिन ये तो है नहीं कि अब अप्लाई करा और तुरंत ही रजिस्ट्रेशन होगी। तो ध्यान से सुनो, अप्लाई तो कर दिया है लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो अप्लाई करने के बाद और रजिस्ट्रेशन होने से पहले सपोज करो ये 7 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स ने विड्रॉ कर दिया। अप्लाई तो हुआ लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई। अप्लाई के बाद और रजिस्ट्रेशन से पहले अगर इन 7 एप्लीकेंट्स में से 2 एप्लीकेंट्स ने क्या कर दिया, बीच में से विड्रॉ कर दिया, तो क्या ये एप्लीकेशन को इनवैलिड माना जाएगा? नहीं। लेकिन अगर अप्लाई करने के बाद और रजिस्ट्रेशन के पहले 7 में से 5 लोगों ने विड्रॉ कर दिया, तो क्या अब एप्लीकेशन इनवैलिड मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। क्यों? बिकॉज मोर देन हाफ, क्योंकि हाफ से ज़्यादा लोगों ने विड्रॉ कर दिया है। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 5, दैट इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, पंजाब स्टेट में एक इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के लोगों ने मिलकर क्या बनाई है, ट्रेड यूनियन बनाई है। अब इंडस्ट्री पंजाब में है तो भाई यहाँ की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिस रजिस्ट्रार को अपॉइंट करा है उसे ये लोग क्या भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे इन फॉर्म ए में। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इस एप्लीकेशन के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ये साथ में सबमिट करेंगे? तो आंसर इज यस। अब वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले है कॉपी ऑफ रूल्स। फ्रेंड्स, जैसे हमारा इंस्टाग्राम पे ग्रुप है तो वहाँ के कुछ रूल्स है ना कि कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा, कोई गलत वीडियोस या रील्स शेयर नहीं करेगा, ओनली स्टडी के रिलेटेड ही डिस्कशन होगी। कहने का मतलब है कि हर जगह पे हर एक ने अपने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, राइट? तो ऐसे ही इस ट्रेड यूनियन के भी अपने कुछ रूल्स होंगे, तो उस रूल्स की जो कॉपी है आपको वो भी सबमिट करनी है। अब आपकी जो ये ट्रेड यूनियन है इसका क्या नेम है, इसका क्या एड्रेस है, आपको ये भी बताना है। इस ट्रेड यूनियन के बीच में ये जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का क्या नेम है, क्या एज है, क्या ऑक्यूपेशन है, ये सब भी आपको बताना है। प्लस जो एग्जीक्यूटिव है, जो ऑफिस बेयरर है, उनके बारे में भी उनका नेम, उनका एज, ये सब भी आपको साथ में बताने हैं। तो समझ में आया कि एप्लीकेशन के साथ ये चीज़ें भी क्या है, आपको सबमिट करनी है। अब इसी सेक्शन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब वो समझते हैं। सपोज करो फ्रेंड्स, एक ये ट्रेड यूनियन है, इसको अभी बने हुए हैं 2 मंथ, अभी 2 महीने हुए हैं, अभी तक तो ये अनरजिस्टर्ड है। 2 मंथ बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो बस इतना काफ़ी है। फॉर्म ए में एप्लीकेशन दी, साथ में ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट करे, इट्स ओके। अब सपोज करो ये एक और ट्रेड यूनियन है, इसको 2 साल हो गए हैं, ये 2 साल बाद अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये सब तो इन्होंने सबमिट करना ही करना है। इसके साथ प्लस जो इनके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनकी जर्नल स्टेटमेंट भी इनको क्या है, सबमिट करनी पड़ेगी। तो क्या समझे आप कि 1 साल से ज़्यादा अगर कोई किसी ट्रेड यूनियन को समय हो गया है और 1 साल से ज़्यादा समय के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको इनके साथ साथ अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, अपने जो अकाउंट्स हैं उनकी जर्नल स्टेटमेंट भी क्या है, सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन अगर 1 साल से कम का समय है तो नहीं, तो बस इतना इनफ है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 6, दैट इज प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन। सेक्शन नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था कि एप्लीकेशन के साथ इन्हें एक रूल कॉपी भी सबमिट करनी होती है। लेकिन क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि उस रूल कॉपी में इंक्लूड क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन हमें वही बताएगा कि उस रूल कॉपी में कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होते हैं
और ये याद रखना कि ये रिटन स्टेटमेंट होती है। क्लियर? तो अब सुनो, ये है हमारी XYZ इंडस्ट्री, ये है उसके ट्रेड यूनियन, ये क्या है? ट्रेड यूनियन है। अब रूल कॉपी में क्या क्या मेंशन करना है? सबसे पहले तो कह रहे हैं कि बताइए आपकी जो ये प्यारी सी ट्रेड यूनियन है इसका नाम क्या रखा है, इसका नेम बताइए। इस ट्रेड यूनियन को भाई आपने बनाया है तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये यूनियन बनी है। अच्छा, यूनियन तो बन गई, लेकिन इसमें जो मेंबर्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं उनकी जरा लिस्ट तो दीजिए, बताइए तो सही। वो भी इनको बताना है कि कौन कौन से उसके मेंबर्स हैं, उनके क्या नेम है, क्या एज है, क्या ऑक्यूपेशन है, सब बताएंगे। अच्छा ठीक है, मेंबर्स तो आ गए, मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन फीस लेते हो? हाँ जी जी लेते हैं। तो ठीक है, बताइए कितनी सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं। अच्छा, जो आपके पास जनरल फंड इकट्ठा होता है, जब माया आती है आपके पास, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, कैसे उसको प्रॉपर्ली यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। इसके अलावा अपने जो अकाउंट्स हैं भाई, ऑडिट करवाते हो? करवाते हैं, किस मैनर में करवाते हो, कैसे करवाते हो, वो भी बताना पड़ेगा इनको अपनी रूल कॉपी में। इसके अलावा जो ऑफिस बेयरर है उसको इलेक्ट करते हो? करते हैं, कैसे करते हो जरा बताइए। अच्छा, उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना है इसको इनको बताना है, 3 साल का, ये भी मेंशन करना है। अच्छा, अब उसको रिमूव भी करना पड़ेगा, एक न एक दिन बेचारा जाएगा भी, तो रिमूव करने का वे क्या है वो भी बताएंगे ये। अब यार समय बदलता है, टाइम बदलता है, टाइम टू टाइम रूल्स भी चेंज करने पड़ते हैं, तो रूल्स को कहते हैं अगर आप अमेंड करते हो तो वो किस मैनर में आप अमेंड करोगे ये भी बताएंगे ये। ठीक है, इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अपनी रूल कॉपी में मेंशन करेंगे कि किस मैनर कि हमारी जो ट्रेड यूनियन है बनी क्यों है, किस मैनर में हम क्या काम करते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, कैसे अकाउंट्स मैनेज करते हैं, सब कुछ इनको क्या है अपने रूल कॉपी में बताना है। तो ये क्या होगी, रिटन स्टेटमेंट होगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 7, दैट इज पार्ट टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स। इस सेक्शंस में जानते हैं कि इस रजिस्ट्रार के हाथ में कौन सी पावर्स है, भाई इसकी शक्तियां जानते हैं। जग से बात तो कहते हैं ये रजिस्ट्रार हैं, ये हैं एप्लीकेंट्स ट्रेड यूनियन के, इन्होंने एप्लीकेशन दी, अप्लाई करा रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रार ने इनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया। उसने बोला मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने एक ऐप में एक नंबर यूज़ करके वो रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जब आप दोबारा उसी नंबर से करवाते हो तो कई बार क्या आता है कि सॉरी भाई ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आपको नंबर चेंज करना पड़ता है। बस ऐसे ही इसने मना कर दिया बिकॉज इनकी ट्रेड यूनियन का जो नेम था उस नेम से ऑलरेडी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड थी। तो इसने कहा कि पहले क्या है, आप अपने ट्रेड यूनियन के नेम को अमेंड करिए। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर 2, कई बार हम कहते हैं ना यार एक बंदा रजता ही नहीं है, ये भी यार रजता ही नहीं है, ये पंजाबी में वर्ड यूज़ करते हैं, हिंदी में शायद चलो ठीक है, कहते हैं ना बंदा रजता ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सब इसको भेजे हैं, ये कहता नहीं 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 और डॉक्यूमेंट्स लाओ 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 और डॉक्यूमेंट्स लाओ, अभी मेरे को और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब ये कह रहे चल छोड़, कहीं नहीं कुछ होता, हो जाएगी रजिस्ट्रेशन ऐसे ही, लेकिन ये ऐसे लाइटली ले गए भाई, इसको हल्के में ले गए, टाइम पर इन्होंने और डॉक्यूमेंट्स दिए ही नहीं जो इसने मांगे थे। तो इसके पास पावर है, इसके हाथ में भाई ये पावर है कि ये तो डिमांड कर सकता है और डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन ये लोग ले गए उसको हल्के में, भेजे नहीं टाइम पर डॉक्यूमेंट्स और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो इसने डिमांड करे थे। तो क्या हुआ, इसने फिर दिखाई अपनी शक्ति और कहा रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो समझे आप कि इसके हाथ में ये पावर है कि ये आपको नेम अमेंड करने के लिए भी बोल सकता है, और अगर इसको फर्दर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो ये वो भी आपको बोल सकता है कि लाइए और डॉक्यूमेंट्स लाइए तभी रजिस्ट्रेशन होगी। और अगर आप टाइम पर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हो या अपना नेम अमेंड नहीं करते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। सेक्शन नंबर 8, रजिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स जल्दी से क्लैपिंग कर दो, कर दो कर दो, जल्दी से क्लैपिंग कर दो। क्यों?
वाई? बिकॉज फाइनली अब ये रजिस्ट्रार जो है ये सेटिस्फाइड हो गया है। ये एप्लीकेंट से जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे थे ये इसको फाइनली अब मिल गई है संतुष्टि, संतुष्ट हो गया है, सेटिस्फाइड हो गया है, तो इसने कर दी है रजिस्ट्रेशन। अब इनकी जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर्ड हो गई है। तो ये ट्रेड यूनियन वालों को कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो सेक्शन नंबर 9 की बात करते हैं। ओ हेलो, आपने +2 करी है? मैं नहीं मानती, नहीं करी। अरे मैम मैंने +2 करी है, मैं कैसे मानूं? रुको मैम, मैं आपको अपना +2 का सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। हाँ करी है +2 करी है पास। ऐसे ही अब इनको क्या है, सर्टिफिकेट मिलेगा तभी तो माना जाएगा ना, वही तो एविडेंस होगा कि हाँ सच में इनकी ट्रेड यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो इसीलिए इनको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि इनकी जो ट्रेड यूनियन है वो क्या है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो ये दोनों सेक्शंस आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 10 दैट इज कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। है क्या एक बार ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होने के बाद कैंसिल भी हो सकती है रजिस्ट्रेशन? जी हाँ बिल्कुल, मगर ऐसा क्या हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है? तो चलिए वो पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन बाय ट्रेड यूनियन। कहते हैं एक ट्रेड यूनियन है, उन्होंने खुद ही रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे दी है कि अब हमारी ट्रेड यूनियन ख़त्म हो चुकी है, हमने रद्द कर दी अपनी ट्रेड यूनियन, तो आप भी क्या करें, इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दे। ये तो हो गया एक पॉइंट। नंबर 2, जो मेंबर्स वाली कंडीशन है वो कंडीशन ब्रेक हो गई है। आपको याद होगा मैंने शुरू में क्या बताया था कि एक इंडस्ट्री है उसमें 1500 वर्कर्स हैं, ठीक है। 1500 का 10% कितना हुआ, 150 और 100 विच एवर इज लेस। इसमें लेस क्या है, 100। तो मतलब 1500 में से कम जो 100 बंदा क्या है, ट्रेड यूनियन का मेंबर होना चाहिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या हुआ, 100 में से 60 लोग, मतलब मोर देन हाफ से ज़्यादा लोग तो उस यूनियन को छोड़ गए। कुछ लड़कर चले गए, कुछ डेथ हो गई या कोई भी रीज़न बना, किसी भी रीज़न की वजह से अब उस यूनियन में हाफ से ज़्यादा मेंबर्स तो चले गए हैं। तो ऐसे सिनेरियो में भी क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी, बिकॉज वो मेंबर्स वाली कंडीशन क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। नेक्स्ट है फ्रॉड। ये तो आपको पता है भाई, पैसा है सब चलता है। क्या चलता है, सर्टिफिकेट तो लिया ट्रेड यूनियन का, लेकिन एवं ही नकली डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, फ्रॉड के द्वारा कोई भी फ्रॉड तरीके से इन्होंने क्या करा, सर्टिफिकेट लिया। तो जब बाद में ये बात पता चलती है कि ये सर्टिफिकेट किसी फ्रॉड तरीके से लिया गया है, तो क्या होगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट है वॉलिड रूल। आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने रूल कॉपी में क्या पढ़ा था कि वो जो ऑफिस बेयरर है उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है, 3 साल का। आपने बोला चल मेरा रिश्तेदारी है, सगा संबंधी है, कोई बात नहीं मैं तेरे को 6 साल के लिए अपॉइंट कर लेता हूँ। यार आप रूल ब्रेक कर रहे हो, अपना है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 3 साल की जगह 6 साल के लिए अपॉइंट कर लोगे। यहाँ पे आपने रूल ब्रेक कर दिया है, तो क्या होगा, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर तो ट्रेड यूनियन ने खुद ही एप्लीकेशन भेजी है फिर तो रजिस्ट्रार को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मेंबर्स की कंडीशन ब्रेक की है या कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई रूल ब्रेक कर रहा है, उस केस में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल या विड्रॉ करने से पहले जो रजिस्ट्रार है वो 2 महीने पहले रिटन नोटिस देगा। इनको पहले ही 2 महीने पहले नोटिस आ जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हम कैंसिल करने वाले हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 11 दैट इज अपील। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रजिस्ट्रार क्या है, 2 महीने पहले ही नोटिस दे देता है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ क्या है कि जो यूनियन वाले होते हैं उनको मिलती है अपॉर्चुनिटी हियरिंग की, कि वो अगर उसके डिसीजन के अगेंस्ट है तो अपील कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये रजिस्ट्रार है,
अच्छा, 2 कारणों से अपील की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन होने के बाद कैंसिल हो रही है आप तभी अपील कर सकते हो। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा और रजिस्ट्रार जो है रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं सेटिस्फाइड आपके डॉक्यूमेंट से और मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। दूसरा तो आपने समझ ही लिया है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी चाह रहा है, तो इन दोनों सिनेरियो में अगर ट्रेड यूनियन वाले उसके फैसले के अगेंस्ट हैं तो वो अपील कर सकते हैं। अपील कहाँ करेंगे? या तो लेबर कोर्ट में करेंगे या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में करेंगे। अब जहाँ पर भी इन्होंने कंप्लेंट करी है, मान लो इन्होंने ट्राइब्यूनल में कंप्लेंट करी है, जो डिसीजन आया वो माना जाएगा। अगर मान लो कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्रार जी चुपचाप इसके रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज मत करिए, इनकी यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड कर दी जाए, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार को करनी ही पड़ेगी रजिस्टर्ड। अगर कोर्ट ने फैसला दिया कि आप इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते, तो रजिस्ट्रार इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर मान लो कोर्ट ने जो फैसला है वो रजिस्ट्रार के फेवर में दिया, अगर कोर्ट ने बोला कि हाँ यहाँ पे रजिस्ट्रार सही है, तो फिर जो यूनियन है उनको कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया? मतलब जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिया है ना वो मानना पड़ेगा, ठीक है, उसके आप अगेंस्ट नहीं जाओगे। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन नंबर 12 दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। तो ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा होता है कि आपकी ट्रेड यूनियन का वो ऑफिस जिसको आप ऐसा हेड ऑफिस रजिस्टर्ड करवाते हो। तो जो भी नोटिस जाना है, जो भी कम्युनिकेशन होनी है, वो सब कहाँ होगी? वो रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी, जिसको आप लोग ऐसा हेड ऑफिस रजिस्टर्ड करवाते हो। एंड आपको याद होगा हमने ये पॉइंट भी समझा था कि ब्रांच ऑफिस इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एंड अगर आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज कर रहे हो, तो जिस दिन चेंज करा है उस दिन से लेकर विद इन 14 डेज के अंदर आपको ये बात रजिस्ट्रार को बतानी है और वो इसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13 दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ये भी वैसे पॉइंट हमने प्रीवियस वीडियो में समझा ही था कि जब एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। अब एक कंपनी वाले फीचर्स किसके पास आ जाते हैं? ट्रेड यूनियन के पास। लाइक जब वो बॉडी कॉर्पोरेट बन गई है तो उसके सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। अब ट्रेड यूनियन अलग है, उसके मेंबर अलग है, मतलब यहाँ पर अब ट्रेड यूनियन की अपनी कॉमन सील है, अपने खुद के सिग्नेचर। क्लियर? या फिर वो अब अपने नाम पर किसी को भी स्यू कर सकती हैं। चल अगर कोई कर रहा है केस तो वो भी ट्रेड यूनियन के नाम पर होगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन की अगर कोई भी वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाहती हैं तो वो भी क्या है? वो अपने नाम पर अक्वायर कर सकती है। इन शॉर्ट कंपनी वाले फीचर से इसमें भी आ जाते हैं जब ये क्या है? यूनियन रजिस्टर्ड हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन नंबर 14 की। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं कर रहा है, एंड लोग को ऐसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब करते हैं हमारा लास्ट सेक्शन दैट इज सर्टेन एक्ट नोट टू अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब बताओ फ्रेंड्स क्या हुआ? एक ट्रेड यूनियन ये है और एक ट्रेड यूनियन ये है। ये जो ट्रेड यूनियन वाले हैं ना, कह रहे अरे 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 हम तो रजिस्ट्रेशन करवाए आए हैं, हम तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में खुद को रजिस्टर्ड करवा लाए। ये कहता अच्छा हम तो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाए। बाद में दोनों ही उदास हो गए, दोनों यूनियन वाले। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि इनको पता चला कि इनकी ये रजिस्ट्रेशन वाइड है। क्यों? बिकॉज अगर कहते आप सेक्शन 14 कहता है कि आप सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट के तहत इनके अंडर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो ट्रेड यूनियन की तो वो वाइड मानी जाएगी। तो जो गलती इन्होंने करी है वो कोई और मत दोहराए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में।